today we shall be studying about the anatomy of plants. ठीक है, तो सबसे पहले let us understand the meaning of anatomy. Okay, so today we shall be completing these topics from this chapter, that is anatomy of plants. सबसे पहले तो हम anatomy का meaning देखेंगे. We'll understand what is tissue, types of tissues, that is meristematic and permanent tissues, types of meristem, types of permanent tissue and tissue system. ठीक है, so this is like first half of the chapter will be completed by these topics. So first of all, let us understand the meaning of anatomy. So anatomy का मतलब क्या है? Simply आप जैसे एक पौधे को बाहर से देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ भाई ये इसकी रूट है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है, ये लीफ है. These are the things that are very much visible to you. So this is the external structure. ठीक है, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का, दिस इज व्हाट यू स्टेम, लीफ. आपको दिख रहा है इसमें वेनेशन कैसी है, ठीक है, किस तरीके का रूट्स है इसके अंदर, फाइब्रस रूट्स है, ठीक है, या फिर इसके अंदर डिवाइडिंग रूट्स है. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर विजिबल टू यू. तो द थिंग्स दैट आर विजिबल कम्स अंडर morphology. So all the things that you are able to observe comes under morphology, the visible features. That is simply what you call morphology. Now suppose if I cut this stem, okay, if I cut this stem and if I observe the stem microscopically like this, अब ये स्ट्रक्चर मुझे नॉर्मली थोड़ी ना विजिबल है. जब मैं स्टेम को कट करूंगी यहाँ से, ठीक है, तब जाकर के माइक्रोस्कोपिकली मैं इस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर पाऊंगी कि भाई इसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसा है. तो दिस इज व्हाट यू कॉल द इंटरनल स्ट्रक्चर. ये आपको एक्सटर्नली तो विजिबल नहीं है ना, तो इसी को आप एनाटॉमी कहते हैं. सो एनाटॉमी का मतलब होता है दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इन द 11th या नीट लेवल पे आपको प्लांट्स की एनाटॉमी का एक थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है. और टॉकिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमंस, दैट यू विल स्टडी इन द Prof 1, ठीक है, व्हेन यू मेक इट टू MBBS. ठीक है, तो वो आपको Prof 1 में एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट होता है, दैट इज एनाटॉमी. तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमंस के एनाटॉमी. बट फॉर नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. तो एनाटॉमी में इसका मतलब कि हम सेल के लेवल, टिश्यू के लेवल पे जाकर के चीजों को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो वी शैल बी स्टडिंग द थिंग्स
एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यूज के लेवल पे हम चीजें पढ़ेंगे एनाटॉमी, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्स के अरेंजमेंट को ही हमने स्टडी करना होता है। इसके बाद जो सेलुलर लेवल होता है वो आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल आपको 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, उसका एक ग्लिम्स आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस डिफाइन टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? चाहे एनिमल टिश्यू है चाहे प्लांट टिश्यू है, दोनों को ही एक तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। ओके, तो सपोज कर लो कि आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कभी कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो वहां पे ऐसा होता है कि सीमेंट कोई लाता है, ठीक है, सीमेंट का इंतजाम कोई करता है, पेंट कोई और करता है, ठीक है, ब्रिक्स कोई और लाता है, ठीक है, डिजाइनिंग कोई और करता है। अगर ये सारे काम एक ही बंदा कर ले तो क्या क्या दिक्कत है? पैसा बचेगा ना, लेकिन काम गड़बड़ हो जाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इसीलिए कोई भी, जैसे हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का ही एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे हमें दिखता है एक डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज व्हाट यू कॉल द डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, उसी तरीके से प्लांट और एनिमल की बॉडी में देखो क्या होता है। जैसे मैं एनिमल बॉडी का आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि एनिमल बॉडी से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये मेरे दो प्यारे सेल्स थे, ठीक है, दीज आर 2 सेल्स ऑफ माई बॉडी। कौन से सेल्स है ये? हाँ भाई, जो लेट आया बताएगा कौन से सेल्स है ये? ऑफ कोर्स न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मेरी बॉडी के ये सेल्स थे, ठीक है, इनको देखा कि ये ए सेल जो है, ठीक है, दिस इज सेल ए एंड दिस इज सेल बी। तो ए और बी एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि अरे मैं भी तेरे जैसा दिखता हूँ, तू भी मेरे जैसा दिखता है, तो क्यों ना एक साथ मिल करके एक ही काम करें, ठीक है। तेरे पास भी डेंड्राइट्स है, तू भी सिग्नल कलेक्ट कर सकता है, मैं भी सिग्नल कलेक्ट कर सकता हूँ, फिर सिग्नल को आगे मैं कंडक्ट और ट्रांसमिट भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना साथ मिलकर काम करें। तो इसीलिए ह्यूमन, ठीक है, या एनिमल्स या प्लांट की बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि सेल्स खुद को एक जैसे दिखने वाले सेल, जिनका ओरिजिन भी एक ही तरीके से हुआ है, इनका जो ओरिजिन है एक ही टाइप के सेल, ठीक है, तो सेम ओरिजिन, तो जिन सेल्स का सेम ओरिजिन है, सेम स्ट्रक्चर है और सेम फंक्शन है, वो ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं चलो मिल करके काम करें और एक ऑर्गन को फंक्शनल बनाएं। तो इसी तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर आपको एनिमल और प्लांट की बॉडी में मिलता है और इसी को आप कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स that have common origin, structure and function। तो डेफिनेशंस को हम, ठीक है, बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं चैप्टर में, है ना, कि डेफिनेशन कौन पढ़ता है 12th क्लास में आके, बट डेफिनेशन इज द बेसिक थिंग, वहीं से बेसिक आपका क्लियर होना स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज व्हाट यू कॉल टिश्यू। ओके, अब टिश्यू चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूं, ये आपको याद रखना है। आप जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द सेल्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये सेल देख रहे हैं हम, इसमें इतने सारे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं, इन ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ओके, फिर इतना बड़ा सा ये
ठीक है, एक्सोन है जिसकी लेंथ कभी कभी 1 मीटर से ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। WBCs को देखो, WBCs कोई फिक्स शेप नहीं होती है, तो इनकी ये जो शेप है ना, जो आपको नजर आ रही है, इनका जो ये स्ट्रक्चर है, जो शेप है, ठीक है, आपको क्या लगता है किस चीज पे डिपेंड करता है? Why is WBC shaped like this and not this? Why is neuron shaped like this and not like the WBC? क्योंकि इनको काम ही ऐसा करना है। इसमें इतने सारी ब्रांचेस इसलिए हैं ताकि डेंड्राइट्स हर जगह से सिग्नल पकड़ सके और इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर सके, इसलिए इतनी सारी ब्रांचें हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा काम कर रहा है? तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। सो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑफ अ टिश्यू डिपेंड्स अपॉन फंक्शन। जिसने ये रूल अप्लाई कर लिया दोनों प्लांट एनिमल के एनाटॉमी को पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको कोई भी चीज एनाटॉमी में रटनी नहीं पड़ेगी। तो एनाटॉमी में मैं आपको कोई भी चीज नहीं रटवाऊंगी, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बट अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि जैसा स्ट्रक्चर है वैसा फंक्शन है, तो हर एक टिश्यू का जो फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा। अगर पैरेन्काइमा चीजों को स्टोर कर रहा है तो उसके वॉल्स थिन होंगे, ठीक है। अगर स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट दे रहा है तो वॉल्स थिक होंगे, ठीक है। तो सपोर्ट क्योंकि वही कर सकता है ना जिसके वॉल्स थिक होंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन द टिश्यू इज परफॉर्मिंग। So we will be starting with the plant tissues first of all today. Okay, so this is the classification. This is the broad classification of tissues in case of the plants. सबसे पहले जो है प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, डिपेंडिंग वेदर द सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं, लेट्स से दीज आर द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, दे आर वेरी एक्टिव सेल्स कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। So very active cells capable of dividing. When they decide that I don't want to divide any further, ठीक है, they will become permanent, and permanent का मतलब होता है they will take up a fixed function. They will become mature cells, ठीक है, and they will take up a fixed function. तो इसी को हम कहते हैं maturation of cells. And when the cells become mature, they start performing a fixed task. Okay. Meristematic tissues depending when they are formed. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कब बना है टिश्यू।
प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब पहले बना है तो वो प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहा है, बाद में बनेगा तो वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा। प्राइमरी मेरिस्टम फर्दर दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, एपिकल एंड इंटरकैलरी। एपिकल वो होते हैं जो रूट या शूट की टिप पे मौजूद होते हैं, और इंटरकैलरी होते हैं दे आर लाइक इन बिटवीन द टिश्यूज, ठीक है। देन परमानेंट टिश्यूज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब होता है जिसमें एक ही तरीके के सेल्स मिलेंगे। अगर आप पैरेन्काइमा का टिश्यू उठाओगे तो सारे सेल्स एक जैसे होंगे, लेकिन अगर आप जाइलम देखोगे, जाइलम में 4 टाइप के आपको सेल्स नजर आएंगे, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर्स, ट्रैकीट्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो सिंपल इज ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो सबसे पहले बात करेंगे इन सेल्स के फीचर्स की। नाउ यू नो दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, राइट? सो दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब एक्टिवली डिवाइड करने वाले सेल्स जो हैं काफी जोशीले होंगे, ठीक है, बड़े ही एक्टिव हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से एनर्जी तो मिल ही रही होगी ना, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं। और एनर्जी कहाँ से आती है भाई? सेल के लिविंग कंटेंट से, यानी प्रोटोप्लाज्म से। तो दीज सेल्स मस्ट बी रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सेल्स आर हैविंग रिच प्रोटोप्लाज्म, and that leads to their active division. वॉल्स कैसे होने चाहिए इस तरीके के जो सेल है? तो सपोज कर लो आपके वो मेरिस्टेमेटिक रूट मेरिस्टम के सेल्स है, तो वॉल कैसे होने चाहिए? थिक होने चाहिए, थिन होने चाहिए? अब प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में तो वॉल होता है, ठीक है। तो द वॉल मस्ट बी थिन, ठीक है। इफ द सेल हैज टू डिवाइड, तो सेल को अगर डिवाइड करना है तो आपको पता है प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होती है? प्लांट सेल में जो डिवीजन है वो सेंटर से वॉल की तरफ होती है। तो वॉल थिक होगा तो डिवीजन कैसे होगी? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है तो वॉल्स क्या होने चाहिए? थिन होने चाहिए। सो द वॉल्स मस्ट बी थिन, ठीक है। Prominent nucleus, because nucleus is responsible for the division of the cells. So these are the features of the meristematic cells. अब क्लासिफिकेशन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्लांट्स में। प्लांट के अंदर ना जो ग्रोथ है, ठीक है, ये हमने ग्रोथ वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, ठीक है, कभी भी चालू हो जाती है, और स्पेशली डाइकॉट्स के केस में। तो प्लांट में देखो क्या होता है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहे हैं उनको आप प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। मतलब ये नए नए एक्टिव सेल्स थे, इन्होंने पूरा का पूरा प्लांट बना दिया। अब प्लांट में थोड़े समय के लिए क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, प्लांट में फिर से ग्रोथ चालू हो जाती है। उस समय जो बॉडी बनती है वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी प्लांट बॉडी जो बनाएंगे दे आर सेकेंडरी मेरिस्टम। ये प्लांट की लाइफ में बाद में अपीयर होंगे, ठीक है। सो दीज मेरिस्टम्स मेक अप द प्राइमरी प्लांट बॉडी। appear early in the life of plant. Secondary meristem make up secondary body of the plant. They appear later in the life of plant. ओके, सो प्राइमरी मेरिस्टम जो होते हैं इसके अंदर आते हैं हमारे एपिकल एंड इंटरकैलरी टिश्यूज। अब ये क्या है, इनको समझते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लोकेशन पे डिपेंड करते हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अब आप खुद सोचो, एक प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है ना, ठीक है, ये रूट है, ये शूट है। तो ग्रोथ का कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके, और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो हमेशा टिप से होती है। अर्ली प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो टिप से होती है। तो इसका मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स शूट के टिप पे या रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे। तो ये दो टाइप के होंगे, इट कुड बी रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि जहां सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे वहीं से तो ग्रोथ होगी। तो वो तो रूट की टिप से भी हो रही है और शूट की टिप से भी हो रही है। सो इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो देख लेते हैं दोनों को ही कैसे नजर आते हैं ये। So this is the root apical meristem. This is basically the root cap, and root cap basically root के अंदर इसलिए मौजूद होती है, it is to protect the tender apex of the root. कभी कभी नीट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पिस्टिया, लेमना, वल्फिया ये ऑप्शंस में दिए रहते हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि इन चारों पौधों में से कौन सा है जिसके अंदर रूट कैप लीस्ट डेवलप होगी। तो आप खुद सोचो, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर प्लांट जो है जमीन पे रह रहा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो उसकी रूट टिप को तो बचाना जरूरी है ना, तो वहां पे रूट कैप डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर वो पौधा पानी में रह रहा है तो वहां पे रूट कैप की कोई जरूरत नहीं है। तो लीस्ट डेवलप्ड रूट कैप जो आपको एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो जो भी प्लांट ऑप्शन में एक्वेटिक होगा उसमें लीस्ट डेवलप होगा, ठीक है। अदरवाइज सभी प्लांट्स में जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं दे नीड रूट कैप, ठीक है, तो उनके अंदर रूट कैप जरूर मौजूद होती है। देन ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है जहां के सेल्स आपके एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें हमने हार्मोन्स भी डिस्कस किए थे, कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है, दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। अब बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो ये रहे शूट एपिकल मेरिस्टेम के एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ओके, अब यहीं पे ना, ठीक है, बहुत लोगों को बड का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है कि बड से नए पार्ट्स कैसे बन जाते हैं, बड का मतलब ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड शूट एपिकल मेरिस्टेम जब हम पढ़ रहे हैं, यहां पे मैं आपको बड के बारे में बताऊंगी, व्हाट इज बड। अब जब शूट की ग्रोथ चल रही होती है तो इस समय शूट एपेक्स मेरिस्टेम जो है ये सेल्स लगातार एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, शूट तो अपनी ग्रो करती रहेगी, इस तरीके से शूट की ग्रोथ होती रहेगी। क्या होता है ना, जब ये ग्रोथ हो रही है तो कुछ डिवाइडिंग सेल्स इस तरीके से दे आर लाइक लेफ्ट बिहाइंड, सम ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या
क्या होता है कि शूट हमारी बन के पूरी मैच्योर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेल्स अभी भी डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं. सो दीज सेल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड but are capable of growth. इनको आप एसेंशियल कंडीशंस दे दो, इनको आप न्यूट्रिएंट्स दे दो, वाटर दे दो, तो ये फिर से डिवाइड करने लग जाएंगे. तो इसका मतलब जैसा ये सपोज कर ले एक स्टेम ले लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर यहां से ये लीफ बन रही है और यहाँ पे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है. ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फिर से एक लेटरल ब्रांच बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. तो प्लांट के अंदर हम देखते हैं ना, शूट जो होती है वो एक सीधी सीधी एक सिंगल ब्रांच नहीं होती, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं. मॉर्फो में आप पढ़ेंगे, ठीक है. तो एक स्टेम के अंदर इतनी सारी ब्रांचेस इसीलिए निकल पाती हैं क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते होंगे और ये लेटरल ब्रांचेस बनाते होंगे. तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ही, इनको हम बड कहते हैं. और इन्हीं बड के जरिए क्या होती है, प्लांट के अंदर बिना गैमेट्स के आप नए पौधे बना सकते हो, ठीक है. यहाँ से मान लो मेरे को बड मिल गई तो इससे मैं नया पौधा बना सकती हूँ ना इसके सेल से. तो इसी यही बड किस में काम आती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आती है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप वेजिटेटिव पार्ट्स से क्या करते हैं, नए पार्ट्स बनवा देते हैं बिना गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के. तो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो ये अब बर्ड का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट और शूट दोनों को ही हमने देख लिया. नाउ तो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई ग्रोथ जो है ना प्लांट में वो टिप से हो रही है. अब क्या होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है. इसको कोई शीप खा रही है सपोज, या गोट को खिलाते हैं, ठीक है. खाती पीती गोट है भाई, ठीक है. सो दिस इज अ गोट, ठीक है. अब देखो, हम कह रहे थे भाई ग्रोथ टिप से होगी. अब ये गोट ने क्या किया, इस पौधे को खाया तो यहां से ये टिप्स गायब हो गई. इसका मतलब अब ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है. तो अब आपको बता दूं, ये अभी तक हमने पढ़ा था, ये जो टिप पे हमारा मेरिस्टम प्रेजेंट है, दिस इज द एपिकल मेरिस्टम. शूट की टिप पे शूट एपिकल, रूट की टिप पे रूट एपिकल. अब यहाँ पे कोई और टिश्यू अगर डिवाइड करने वाला नहीं होता ना तो शायद ग्रोथ ना होती. लेकिन क्या होता है ना, in between the tissues there is another meristem that is present and that is called intercalary tissue. तो इंटरकैलरी इन बिटवीन द टिश्यूज होता है, ये टिप्स पे नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम की जगह, ये थोड़ा सा टिप से दूर होता है. तो क्या होता है, जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के पार्ट्स को जैसे रिमूव कर देते हैं, तो उसको रीजनरेट कौन करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम के सेल्स, ठीक है. तो एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन समझ में आ गया भाई, ग्रोथ ऑफ रूट और शूट टेक्स प्लेस फ्रॉम द एपिक्स. इंटरकैलरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, इट रीजनरेट्स द पार्ट्स दैट आर रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स. तो रीजनरेट्स the parts of plant removed by grazing herbivores. So this is the role of intercalary, ठीक है. तो प्राइमरी मेरिस्टम के टिश्यूज को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. प्राइमरी मेरिस्टम वी हैव डिस्कस, दैट इज एपिकल एंड इंटरकैलरी. अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम की, जो कि सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी. क्या होता है ना, आपने एक पेड़ देखा, 1 साल पहले उसका डायमीटर ये था, ठीक है, 1 ईयर पहले. फिर 1 साल बाद जब आप आए तो इसकी गर्थ देखो इतनी हो गई, इसका डायमीटर इतना हो गया बढ़ करके. तो इसका मतलब ये देखो पूरा मैच्योर प्लांट था,
पूरा मैच्योर प्लांट था जिसमें फुल फ्लैश ग्रोथ हो रखी है, लेकिन तब भी इसमें ग्रोथ हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर डेफिनेट ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। वो तो एनिमल्स में होती है कि हाँ प्यूबर्टी की एज तक ग्रोथ होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा क्या होता है, जब आप इसकी स्टेम को देखोगे ना, ये स्टेम कुछ इस तरीके की नजर आएगी, इसको काट दोगे तो इसके अंदर ये वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू के बीच बीच में, अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं हम, इंटरफेसिकुलर इंटरवेस्कुलर समझ में ही नहीं आया तो छोड़ दिया उसको, बस रट लिया, ठीक है। तो ये देखो, जिन पौधों में एक टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू, अभी सिर्फ इसको मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये पूरी तरीके से आप सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक में पढ़ेंगे। कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम टिश्यू जो होता है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम पहले से ही बने हुए हैं, किन के सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बने हैं। मेरिस्टेमेटिक जब डिवाइड करना बंद कर देते हैं वो परमानेंट में तब्दील हो जाते हैं, तो परमानेंट कहीं और से नहीं आते, वो मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं। तो जाइलम फ्लोएम पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन ये ना प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। अब क्या होता है, ये जो कैम्बियम के सेल्स, जिस पौधे में ये कैम्बियम होगा, कैम्बियम के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट डिवाइडिंग at later stage in the life of plant। तो ये डिवाइड तो करते हैं लेकिन लेटर स्टेज पे डिवाइड करते हैं, तो लेटर स्टेज में ग्रोथ कराएंगे, इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टम भी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया लेटरल मेरिस्टम, बिकॉज इट अपीयर्स लेटर इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ओके, अब ये लेटरल मेरिस्टम अगर दो जाइलम फ्लोएम के बीच में मौजूद है, इसको इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। अगर पूरे बंडल के बीच में है, क्योंकि ये ग्रोथ ऐसे भी कराएगा, ऐसे भी ग्रो करता है ये लिटरली, और इस तरफ भी ग्रो करता है, सेल्स तो हर जगह ग्रो करेंगे, तो इस तरफ जब ये ग्रो करेगा ना, इस तरफ ये बना देगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ बना देगा सेकेंडरी फ्लोएम, और ये जो टिश्यू बनेगा इसमें क्या होता है, सेल्स जब ज्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं, ऐसे पूरा ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, एक रिंग टाइप बन जाएगी। इसी रिंग से ही प्लांट की एज भी डिटरमाइन की जाती है, दैट वी विल सी लेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे बंडल के बीच में जो ये कैम्बियम आ गया है ना, इसको कहा जाता है इंटर। कोई भी चीज किसी के विदिन होती है इंट्रा कहते हैं, बिटवीन होती है इंटर कहते हैं उसको। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, so intra or inter, this is the meaning of the intra and interfascicular cambium and they make up the secondary plant body। ये secondary tissues होते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समझ में आ गए अच्छे से, ठीक है। so now we will move on to the permanent tissues। okay, so permanent tissues में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज बेसिकली देखो क्या होते हैं, जिनमें एक ही तरीके के सेल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे पैरेन्काइमा को देख लो, सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट आर द वंस हैविंग सेम टाइप ऑफ द सेल्स। अब देखो, ये मैं आपको कंपैरेटिव वे में तीनों टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमेशा टिश्यू को जब स्टडी करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही तो फंक्शन निकल के आता है। पैरेन्काइमा के सेल्स आपको दिख रहे हैं कैसे हैं भाई? क्या सभी सेल्स का डायमीटर एक जैसा है? ऑलमोस्ट, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा सेल हो, कोई बहुत ही बड़ा। ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। इन सेल्स के बीच में क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है। वॉल्स देखो कैसे है, बिल्कुल थिन वॉल्स है, ठीक है। थिन वॉल्स है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं। तो डायमीटर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन शेप अलग अलग हो सकती है। कुछ सेल्स पॉलीगोनल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ सर्कुलर होते हैं। तो शेप्स ऑफ द सेल्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो शेप्स कुड बी डिफरेंट। कॉलेनकाइमा के सेल्स को देखो, बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस दो सेल्स के बीच में आपको नजर ही नहीं आ रहे। सो देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस यू कैन सी बिटवीन द सेल्स।
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कोलनकाइमा के टिश्यू में यहाँ पे ना बिल्कुल एंड्स पे इस तरीके से कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कॉर्नर्स हैव थिकनिंग्स। और ये जो थिकनिंग होती है ये किसकी डिपोजिशन की वजह से होती है? लिग्निन, ठीक है, ये जो थिकनिंग होती है दिस इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे सेलुलोज की, लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से कॉर्नर्स थिक रहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को देखो, इतना थिक वॉल है, ल्यूमन ऑलमोस्ट गायब ही है, सो वेरी थिक वॉल्स। ल्यूमन इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। और इसमें आपको दो तरीके के स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स दिखाए हैं, ये जो होते हैं इस तरीके के स्फेरिकल होते हैं स्क्लेरीड्स, और ऐसे जो लंबे लंबे से होते हैं ये फाइबर जैसे दिखते हैं और इनको फाइबर्स ही कहा जाता है। तो स्क्लेरीड्स एंड फाइबर्स आर द टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये अपीयरेंस इस सेल्स की अलग अलग होती है, ठीक है, इन केस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो, अब आते हैं इनके फंक्शंस पे। तो स्ट्रक्चर से ही मैंने बताया ना फंक्शन निकल के आता है, तो फंक्शन मैं ऊपर लिख देती हूं। अब देखो, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, मतलब चीजें आराम से स्टोर की जा सकती हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो हो गया भाई स्टोरेज। नंबर 2, वॉल थिन है, तो वॉल थिन है तो क्या प्रोटेक्शन देगा पैरेन्काइमा? नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कई कई पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, उनको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा इज डिफरेंट, कोलेनकाइमा इज डिफरेंट। तो क्लोरेनकाइमा टिश्यू is responsible for photosynthesis। कुछ कुछ पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर एयर स्पेसिस मौजूद होते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा को एरेनकाइमा कहा जाता है। और एरेनकाइमा टिश्यू जहां भी प्रेजेंट होता है ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। एक्वेटिक प्लांट्स को बायंसी प्रोवाइड करने के लिए एरेनकाइमा उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ठीक है, बायंसी, ये सब हमारे पैरेन्काइमा के फंक्शंस हो जाएंगे। कोलेनकाइमा में आप देख रहे हो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है, कॉर्नर्स थिक हैं, और जहां भी थिकनिंग आ गई, इंटरसेलुलर स्पेसेस गायब हो गए, वहां सपोर्ट का फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये एक्टिवली फोटोसिंथेसिस में नहीं या स्टोरेज में नहीं पार्टिसिपेट करता होगा, ठीक है, ऑल्दो करता भी है बट इतना ज्यादा नहीं है पैरेन्काइमा, लेकिन इसका मेन फंक्शन सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेल वॉल थिक हुआ सेल सपोर्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। सो मेन फंक्शन इट सपोर्ट्स द यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यंग स्टेम को ये सपोर्ट देता है, ठीक है। पिटियोल ऑफ द लीफ, भाई इसको सपोर्ट चाहिए होता ना, ये जो पिटियोल होता है इसका, ठीक है, इट नीड्स सपोर्ट, क्योंकि यही लीफ ब्लेड को होल्ड करने वाला है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यंग डाइकॉट स्टेम को, क्योंकि नन्ही मुन्नी स्टेम है अभी, उसको खुद को ही सपोर्ट चाहिए, ऑल द स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द होल प्लांट, ठीक है। दूसरा, व्हेन इट हैज क्लोरोप्लास्ट, it performs the function of photosynthesis, okay. Third is sclerenchyma। sclerenchyma तो आप देख रहे हो ल्यूमन बिल्कुल गायब, क्लियर है फंक्शन, cells are dead means they will only perform the function of support, तो it provides the mechanical support to the plant। पैरेन्काइमा टिश्यू, अब लोकेशन की बात करते हैं। इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स, यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। कोलेनकाइमा आपको बताया यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है, पेटियोल ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट की स्टेम में प्रेजेंट होता है,
Sclerenchyma must be present in the mature parts of the plants. It is found in the mature parts of plants. Like seed coat. तो सीड देखिए ना बड़ी हार्ड होती है, तो जितने भी हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट है इसका मतलब वहां पे कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेंकाइमा है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, तो सीड फ्रूट्स में जैसे गुआवा जब आप खाते हैं तो गुआवा में एक तो सीड होती है, दूसरा होता है उसमें एक ग्रिटीनेस आपको फील होती है, तो उसके अंदर वो एक्चुअली स्क्लेरीड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो जूट के फाइबर्स होते हैं, हेम्प के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, उनसे जूट की वो ठीक है वो बोरियां भी बनाई जाती है, तो वो बेसिकली दीज आर द फाइबर्स, ठीक है। सो जूट फाइबर्स, तो जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ये फाइबर्स स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स के ही बने होते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स में आपको एक ही टिश्यू के अलग अलग टाइप के सेल्स दिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम के अंदर आपको 4 टाइप के सेल्स दिखेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीज एंड वेसल्स, ओके। Okay, so these are the 4 types of cells in the xylem tissue. अब xylem tissue जो है इसके अंदर main जो tissue that is tracheids and vessels, these are the main tissues that are responsible for transport of water and minerals. क्योंकि वाटर और मिनरल्स एक प्लांट में रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। तो रूट से शूट तक वाटर मिनरल्स को पहुंचाना है तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो जैसा स्ट्रक्चर वैसा फंक्शन। तो इसमें इसलिए कौन पार्टिसिपेट करता होगा, वेसल्स और ट्रैकीड्स, ठीक है। अब वेसल्स और ट्रैकीड्स दोनों में ही क्या फर्क है, फंक्शन दोनों कॉमन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकीड्स जो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेसल्स जो है ये आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अ फ्यू जिम्नोस्पर्म्स आल्सो हैव, फ्यू एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स आल्सो हैव वेसल्स, ठीक है। तो ग्रीटेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो एडवांस्ड ऑर्डर है और उनके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं। तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ये थोड़े से नैरो होते हैं, ये देखो आप देख सकते हो दीज आर समवॉट ब्रॉड, ठीक है। इसके अंदर ही आपको इंटरनल थिकनिंग्स देखने को मिल रही है, यू कैन सी इंटरनल थिकनिंग्स जो कि लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से होती है।
लिग्निन जो होता है जाइलम वेसल्स और ट्रकीट्स के वॉल्स को काफ़ी थिक बनाता है, क्योंकि भाई यहाँ से जब वाटर को, पानी को नीचे से खींचा जाएगा, अगर ये वॉल्स थिक नहीं होंगी तो आपको पता है पानी नीचे प्रेशर से आएगा, ऊपर से यहाँ से पुल फोर्स जनरेट हो रहा है पानी को खींचने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये जो वेसल्स होती हैं ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इनके वॉल्स काफ़ी थिक होते हैं। प्लस दीज सेल्स आर डेड, वॉल्स आर वेरी थिक एंड दीज सेल्स आर डेड, क्योंकि इनका काम है वाटर मिनरल का कंडक्शन कराना। वेसल्स में आप देख सकते हो दीज आर द पिट्स दैट आर प्रेजेंट, ये इसके अंदर पिट्स होते हैं, और ये लेटरल कनेक्शंस दो वेसल्स के बीच में आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिसकी मदद से सेल्स भाई आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रकीट्स एंड द वेसल्स। पैरेन्काइमा इज द लाइव टिश्यू, इसका काम यहाँ पे भी वही होता है जो आपने पैरेन्काइमा का फंक्शन पढ़ा है, दैट इज स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोरेज, secretion, photosynthesis, and fibers again they are dead, they are basically for the support, स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और सपोर्ट देने के लिए होते हैं फाइबर्स, ठीक है। अब जो जाइलम टिश्यू है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। हम प्राइमरी जाइलम की ही अगर बात करें तो वो दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये डिवीजन उसकी लोकेशन के बेसिस पे है। एक स्टेम को जब आप काटोगे इस तरीके से तो वो कुछ ऐसी नजर आती है, लाइक दिस। इसके अंदर क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट सेशन होगी एनाटॉमी की उसमें आप कंपैरिजन करना सीखेंगे, और वो मेन जो है क्वेश्चन उसमें से बन के आते हैं, मोनोकॉट की स्टेम, डाइकॉट की स्टेम, रूट, लीफ, स्टेम में आपस में कंपैरिजन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसके अंदर आप देखोगे मैं आज आपको पहला डिफरेंस बता रही हूँ रूट और स्टेम के बीच में। रूट और स्टेम के बीच में आपको मैं आज फर्स्ट डिफरेंस बता रही हूँ। In that is case of root, ये सपोज कर लो जाइलम टिश्यू है और ये फ्लोएम है। तो रूट के केस में ना ये सपोज कर लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम पहली बात अलग अलग रेडियस पे होते हैं, तो देख रहे हो ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे, ये अलग रेडियस पे, अलग रेडियस पे। तो ये वैस्कुलर टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है। तो आर फॉर रूट और आर फॉर रेडियल। अब इससे आपको याद रहेगा, हमेशा रटने की जरूरत नहीं है। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, कि जिसमें जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होते हैं वो रूट है, ठीक है। स्टेम के अंदर में क्या होता है, स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों जॉइंट होते हैं, देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग थे, अलग अलग रेडियस पे थे, यहाँ पे ये जॉइंट होते हैं और इसलिए इसको कोजॉइंट कहा जाता है। तो कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आपको इसलिए स्टेम में देखने को मिलते हैं और रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आपको रूट में देखने को मिलते हैं। तो रूट और स्टेम की पहचान आराम से कर लोगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि प्राइमरी जाइलम भी दो तरीके का होता है, प्रोटो और मेटा। स्टेम के केस में प्रोटोजाइलम, सपोज ये है, ये प्रोटो मान लो और येलो वाले को मेटा मान लो। ये प्रोटो है और ये मेटा है। तो प्रोटोजाइलम ये होता है सेंटर, इसको पिथ कहते हैं, ये पिथ को फेस करता है, और मेटा वाला पेरिफेरी को फेस करता है।
सो प्रोटोजाइलम फेस द पिथ, मेटा फेसेस द पेरिफेरी। इस सिस्टम को ना हम बोलते हैं एंडार्क सिस्टम। ये एंडार्क सिस्टम होता है। सो एंडार्क सिस्टम इज प्रेजेंट इन द स्टेम। रूट में उल्टा होता है। रूट के केस में जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम पिथ की तरफ होता है, उल्टा होता है। तो इसमें प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है, मेटाजाइलम पिथ को फेस कर रहा होता है। इस सिस्टम को ना एक्सार्क सिस्टम कहते हैं। तो एक्सार्क एंड रेडियल किस में है? रूट में। और एंडार्क, ठीक है, और कौन सा? कोजॉइंट आपका स्टेम में मौजूद होता है। तो ये पहला डिफरेंस आप रूट और स्टेम में बिल्कुल क्लियर कट काट के आपको कोई दे देगा, आप सिंपल बता दोगे ये रूट है, ये स्टेम है, ठीक है। तो एंड में मैं आपको पूरा एक जो है कुछ भी बना के दूंगी, आप यू विल बी एबल टू टेल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू दिस थिंग, ठीक है। कुछ भी बना के दूंगी, आपको बताना है कि स्टेम है, रूट है, लीफ है। फिर उसमें भी आप ये भी बता सकोगे डाइकॉट है, मोनोकॉट है, सब कुछ यू विल बी एबल टू टेल, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लोएम टिश्यू। अगेन 4 टाइप के सेल्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, sieve tubes and companion cells. So these are the sieve tubes. sieve वर्ड का मतलब होता है छान देना। इसके अंदर ये जो है ना, यहाँ पे इसके एंड वॉल्स जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो these are the sieve plates। और इसके एंड वॉल्स जो होते हैं ये इस तरीके से इसमें परफोरेशंस होती हैं। तो एंड वॉल्स ऑफ द sieve tubes आर परफोरेटेड, क्योंकि भाई परफोरेशन नहीं होगी तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। इस तरीके से पूरे पौधे में, अब जैसे कि ये लीफ है, खाना लीफ में बन रहा है और इसको पहुंचाना रूट के पास है। तो शूट में खाना बन रहा है, इसको रूट के पास पहुंचाना है। अगेन इसके लिए कोई पाइप होनी चाहिए, तो वो पाइप जो है ये sieve ट्यूब्स बनाती है। इस तरीके से देखो, ये sieve ट्यूब्स है, ये पाइप्स बना रही है। यहाँ से फूड को ऐसे लोड किया जाता है। प्रेशर डिफरेंसेस के बेसिस पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले रीजन तक ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है sieve ट्यूब के जरिए। अब देखो, दोनों में ही sieve ट्यूब और कंपेनियन सेल्स में डिफरेंस पूछा जाता है। तो sieve ट्यूब जो होते हैं, वेल बोथ ये दीज आर डेड सेल्स, क्योंकि मेजरली ये फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वॉल्स एकदम थिक होते हैं। मैच्योर sieve ट्यूब के सेल्स लैक न्यूक्लियस। आरबीसी की तरह इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो अब इनका मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल को कंपेनियन इसलिए कहा जाता है, कंपेनियन का मतलब इंग्लिश में पता है ना कि क्या होता है, कि जो जिंदगी भर साथ देगा। तो कंपेनियन सेल्स को कंपेनियन सेल्स इसलिए कहा जाता है, भाई जिंदगी भर sieve ट्यूब्स का साथ देते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म की जो देख रेख है वो कंपेनियन सेल्स करते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ sieve ट्यूब सेल्स इज कंट्रोल्ड। तो नंबर 1 इसका फंक्शन। नंबर 2, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम भी कंपेनियन सेल्स करते हैं।
this is the role of companion cells. Parenchyma again storage, secretion, photosynthesis, and fibers are again responsible for the support. तो जैसे कि जूट के फाइबर्स, फ्लेक्स, हेम्प, ये सभी फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, दीज आर द एक्चुअली फ्लोएम फाइबर्स. ओके, तो अब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी पढ़ लिए, ठीक है. अब हम टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, सो टिश्यू सिस्टम्स, एक ही डायग्राम से आपको मैं टिश्यू सिस्टम समझा दूंगी. ये एक स्टेम का टिश्यू सिस्टम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है. ओके, एक स्टेम को मैंने काट दिया, तो सबसे पहले इसकी बाहर वाली जो लेयर्स दिख रही हैं, आपकी स्किन में भी एपिडर्मिस होती है, प्लांट्स में भी सबसे पहली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, और बिल्कुल अंदर यहाँ पे जो है लाल रंग की, दिस इज एंडोडर्मिस. ओके, तो ये जो पूरा यहाँ पे सबसे पहली जो लेयर आप देख सकते हो एपिडर्मिस, आप खुद सोचो ये प्लांट की सबसे बाहर वाली बॉडी बना रही है, तो इसके सेल्स कैसे होने चाहिए? दे मस्ट बी ऑफरिंग प्रोटेक्शन. आपकी स्किन है ना, थिक है, क्यों? प्रोटेक्शन ऑफर करनी है, तो इट मस्ट बी ऑफरिंग प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन कैसे ऑफर करेगा सेल्स? जब इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें बिल्कुल नहीं होंगे, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है. तो सेल्स टाइटली पैक्ड, नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, outermost covering. So they must be offering the protection to the plant. In case of stem, एपिडर्मल के ही सेल्स जो होते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, दैट इज, इसमें से ही यहां से निकलते हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जिसको अपन ट्राइकोम्स कहते हैं. और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. तो ट्राइकोम्स और रूट हेयर्स में अक्सर कंफ्यूजन होती है. ट्राइकोम्स वाटर लॉस को रोकते हैं, रूट हेयर रूट में मौजूद होते हैं और वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, ठीक है. तो दिस इज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो पहला टिश्यू सिस्टम होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है. नंबर 2, जहां वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज सिंपली द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो ये जो जाइलम फ्लोएम है ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं. सो नंबर 2 इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. एंड नंबर 3, ठीक है, इसके अलावा जो भी बचा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, यानी कॉर्टेक्स के सेल्स, ठीक है, ये पेरिसाइकिल के सेल्स, ये जो सेंटर में पिथ है, पिथ ये बिल्कुल सेंटर में होती है, ये पिथ कहलाती है. ये पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं, ये जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा एरो गलत लग गया, ये पेरिसाइकिल के सेल्स होते हैं, ये एंडोडर्मिस होती है. ये सब क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. एनीथिंग अदर देन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो अब एग्जाम्पल के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, तो इसके अंदर सब आ जाएगा, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, ऑल विल कम अंडर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो स्टेम के एनाटॉमी कुछ इस तरीके की दिखाई देती है. इसमें आपको इस तरीके से एपिडर्मल टिश्यू सेल्स का अरेंजमेंट है, ये ग्राउंड टिश्यू का और ये वेस्कुलर टिश्यू का. एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी जो भी कुछ होता है उसको स्टील कहा जाता है. एवरीथिंग दैट इज कन्फाइंड विद इन द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील. अब बात करेंगे लीफ की. अभी मैंने आपको एक स्टेम तोड़ के दिखाई थी, अब मैं एक लीफ तोड़ के दिखाऊंगी.
तो लीफ में अगर आप देखोगे एपिडर्मिस में क्या क्या मौजूद होता है, तो बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, बस इसमें आपको मिलेंगे स्टोमेटा। तो लीफ के अंदर जो है स्टोमेटा मौजूद होते हैं ना, तो वो कौन सी लेयर में होंगे, सबसे बाहर वाली लेयर में, ऑब्वियस सी बात है। प्लस इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस के बाहर कुछ लीव्स में इस तरीके से ये क्यूटिकल मौजूद होती है, देयर इज अ वैक्सी कोटिंग दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। सो क्यूटिकल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो है थोड़े से अलग होते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये आपके मोस्टली देखे जाते हैं इस तरीके के स्टोमेटा इन केस ऑफ डाइकॉट्स। इन केस ऑफ मोनोकॉट्स ये कुछ इस तरीके के होते हैं, डम्बल शेप्ड। तो इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था कि डम्बल शेप स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये आपके मोनोकॉट्स जैसे कि ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर ये आते हैं कॉर्टेक्स के सेल्स, अगेन पैरेन्काइमा के सेल्स, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, बाकी इसकी एनाटॉमी फर्दर हम जब एनाटॉमी प्रॉपर पढ़ेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल। थर्ड इज आवर रूट। अब रूट को काट के मैं यहां बना रही हूं। सो रूट के अंदर भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आप देख रहे हो, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज बताया था मैंने। फिर ये कॉर्टेक्स और ये हमारी एंडोडर्मिस। अब इसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आप यहाँ पे क्या खास बात देख सकते हो, ये कुछ एक्सटेंशन है यहाँ पे, ठीक है। इन एक्सटेंशन को ना रूट हेयर कहा जाता है। और ये ट्राइकोम से कैसे अलग है मैं आपको यहाँ डिफरेंस बताती हूँ रूट हेयर और ट्राइकोम के बीच में। रूट हेयर सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर। ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। ट्राइकोम्स वाटर के लॉस को रोकते हैं, वाटर लॉस प्रिवेंशन। ये बेसिक डिफरेंस है ट्राइकोम्स में और रूट हेयर्स में। ओके, उसके बाद वही सेल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ से आपका वाटर जाता है। अब ये जो कॉर्टेक्स के सेल होते हैं ना, ये बड़े ही लूजली पैक्ड होते हैं और इसलिए पानी का जो कंडक्शन होता है वाटर यहाँ पे आसानी से इन सेल्स के बीच बीच में से निकल जाता है, जिसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। अगर वॉल के थ्रू प्रोटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा तो दैट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। एंडोडर्मिस जो होती है इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है सुबरिन की। यहाँ से वाटर जो होता है इसको सेल को क्रॉस करके ही जाना होता है एंड देन इट रीचेज अप टू द जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, सॉरी जाइलम, फ्लोएम तो फूड कंडक्शन कराता है ना। तो ये है हमारी रूट की, ठीक है, एनाटॉमी इस तरीके की। तो तीन टिश्यू सिस्टम समझ में आ गए कि एपिडर्मल क्या है, ग्राउंड क्या है, वेस्कुलर क्या है। एपिडर्मल की मॉडिफिकेशंस लीफ, स्टेम, रूट में क्या होती है, स्टेम में ट्राइकोम्स, रूट में रूट हेयर्स और लीफ में स्टोमेटा। ठीक है, तो इसके बाद हम वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, हाँ। So types of tissues, types of merisms, type of permanent tissues, tissue system, ground tissue system, epidermal and vascular. ठीक है।